स्टूडेंट्स, डेटा कंप्रेशन में मैंने इससे पहले 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो आपको दिया था। अभी मैं 50-50 क्वेश्चंस के दो और वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। अभी 50 क्वेश्चन के इस वीडियो में आएंगे, 50 क्वेश्चन इसके बाद आएंगे। टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपको, मुझे लगता नहीं कि MCQ इससे बाहर मिलने वाला है। काफ़ी हेल्प ये आपकी कर सकते हैं। तो कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम उस क्वेश्चंस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, 50 ये क्वेश्चन है, 50 इसके बाद अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा मैं। तो आप देखो क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉसलेस मेथड्स। तो इनमें से कौन सा मेथड लॉसलेस होता है? तो देखो, रन लेंथ भी लॉसलेस होता है, हफमैन भी लॉसलेस होता है, लैम्पेल्जिव जिसको LZ बोलते हैं, तो LZW है ना, LZW, LZ77, LZ78, तो ये सारे के सारे लॉसलेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉसी मेथड्स। तो लॉसी कौन कौन से होते हैं? देखो, जो हमारा JPEG होता है ये इमेज का, ये भी लॉसी होता है। MPEG वीडियो का, ये भी लॉसी होता है। MP3 ऑडियो का, ये भी लॉसी होता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो हाफमैन कोडिंग से रिलेटेड, हाफमैन कोड आर कोड्स एंड आर ऑप्टिमम फॉर ए गिवन मॉडल सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। देखो, हाफमैन कोड जो ऑप्टिमम किसके लिए होते हैं? प्रीफिक्स के लिए होते हैं। प्रीफिक्स ये कहता है कि भैया अगर एक को कोड वर्ड, अगर दूसरे कोड वर्ड का जो है प्रीफिक्स नहीं होता, उसको प्रीफिक्स कोड बोलते हैं। तो ऐसे प्रीफिक्स कोड जो हाफमैन कोड के लिए ऑप्टिमम माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द बेस्ट एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग हाफमैन कोड्स। हाफमैन कोड के लिए कौन सा तरीका यूज होता है? तो ग्रीडी मेथड यूज होता है। ध्यान रखना, ग्रीडी मेथड, ठीक है ना। डिवाइड कर नहीं होगा, ब्रूट फोर्स भी नहीं होगा, एग्जॉस्टिव सर्च भी नहीं होगा। तो कौन सा? ग्रीडी। तो हाफमैन कोडिंग ग्रीडी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एंट्रोपी एंड द एवरेज लेंथ ऑफ द हाफमैन कोड इज कॉल्ड, इसको रिडंडेंसी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, हम पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि भाई ओरिजिनल और रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और जो ओरिजिनल डेटा और मॉडल में जो फर्क होता है उसको रेसिडुअल बोलते हैं। और एंट्रोपी और एवरेज लेंथ ऑफ द हाफमैन कोड, इसको क्या बोलते हैं? इसको रिडंडेंसी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नया है तो आपको ये याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यूनिट ऑफ रिडंडेंसीज। जो रिडंडेंसी यूनिट क्या होती है? वो बिट्स पर सिंबल होती है। ध्यान रखना, यूनिट ऑफ रिडंडेंसीज बिट्स पर सिंबल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द यूनरी कोड फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n इज सिंपली n फॉलोड बाई ए। तो देखो, जीरो और पहले वंस होते हैं और फिर जीरो होता है। मतलब अगर यूनरी कोड होता है ना, देखो ये उसमें यूज होता है, गोलम और राइस कोड में यूज होता है इसका कंसेप्ट, ठीक है। तो गोलम राइस कोड में, तो यूनरी कोड का, तो यूनरी कोड क्या कहता है कि यूनरी कोड जो है 1 1 1 1 एंड फॉलोड बाई 0, ऐसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 इसका एग्जाम्पल है कि 4 का यूनरी कोड क्या होगा? हम चार का यूनरी कोड क्या होगा? 4 बार 1 लिखेंगे और एक 0 लगाएंगे, इसी को हम यूनरी कोड बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इंटरनेशनल कोडिंग के क्वेश्चन आ गए। तो इंटरनेशनल कोडिंग में आपको बता दूं, इंटरनेशनल कोडिंग एक लॉसलेस कंप्रेशन होती है और फिक्स्ड होती है। लॉसलेस होती है और फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या दे रखा है? 9th क्वेश्चन देखिए, इन द इंटरनेशनल कोड ऑल कोड वर्ड्स आर ऑफ इक्वल, ठीक है। जितने भी कोड वर्ड्स होते हैं इसमें इक्वल लेंथ के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें ठीक है, तो इक्वल लेंथ के होते हैं। हाउ एवर ईच कोड वर्ड रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स, सबको अलग अलग को करता है लेकिन उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो इक्वल लेंथ, लॉसलेस और डिफरेंट कोड लेटर्स, ओके, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंटरनेशनल कोडिंग का है, 10वां क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एंट्रोपी कोडिंग यूज फॉर लॉसलेस कंप्रेशन। अभी बताया था, इंटरनेशनल कोडिंग लॉसलेस के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन एडवांटेज ऑफ अ इंटरनेशनल कोड इज, इसका एडवांटेज क्या है कि एरर्स इन कोड वर्ड्स डू नॉट प्रोपगेट। जो कोड वर्ड्स की एरर्स होती है, मान लीजिए अगर एरर आती है तो वो प्रोपगेट नहीं होती है, इसका एडवांटेज है इसका इंटरनेशनल कोड का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एप्लीकेशंस ऑफ हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? देखो, टेक्स्ट कंप्रेशन में भी इसका यूज़ होता है, ऑडियो लॉसलेस कंप्रेशन में भी इसका यूज़ होता है, लॉसलेस इमेज कंप्रेशन में भी इसका यूज़ होता है। तो लॉसलेस के लिए मेनली इसका यूज़ होता है, तो टेक्स्ट में भी यूज़ होता है, ऑडियो में भी होता है और इमेज में भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर ठीक हो जाएगा, पर कंडीशन क्या है कि लॉसलेस होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, हाफमैन कोडिंग इज एन एनकोडिंग एल्गोरिथम यूज फॉर लॉसलेस। तो ये हाफमैन कोडिंग होती है लॉसलेस के लिए होती है। चाहे अगर इमेज हम कर रहे हैं लॉसलेस के लिए कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं लॉसलेस के लिए कर रहे हैं, तो हाफमैन कोडिंग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच टाइप ऑफ मेथड इज यूज टू कंप्रेस डेटा मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स। Which type of method is used to compress data made up of combination of symbols? तो देखो, combination of symbols की जो कोडिंग एल्गोरिथम लगती है वो रन लेंथ एनकोडिंग लगती है। ध्यान रखना, रन लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स के लिए रन लेंथ एनकोडिंग, और ये भी एक लॉसलेस टाइप की एनकोडिंग होती है। लॉसलेस टाइप की कंप्रेशन एल्गोरिथम होती है, कौन सी? रन लेंथ एनकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मीनिंगफुल डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान रखना।
मीनिंगफुल डेटा को ही क्या बोला जाता है, इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक न्यूमेरिकल है, ये आपने देखा होगा इस न्यूमेरिकल को। इसमें की एक इमेज दे रखी है 256 बाई 256 पिक्सल्स की, जिसके लिए ठीक है ये बाइट्स हैं, ये ओरिजिनल बाइट्स हैं, और इसको जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो इतनी बाइट्स आ रही हैं, तो हम इस बाइट को इससे डिवाइड कर देते हैं, वही कंप्रेशन रेशियो होता है। तो इसका कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 का। मीन्स 16,384 से जब आप 65,536 को डिवाइड करोगे तो 4:1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्रेशन रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लॉसी टेक्निक्स आर जनरली यूज फॉर द कंप्रेशन ऑफ डेटा दैट ओरिजिनेट एज एनालॉग सिग्नल सच एज। तो स्पीच के लिए भी यूज़ होता है और वीडियो के लिए यूज़ होता है, ठीक है, दोनों के लिए चलता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन डिक्शनरी टेक्निक्स ऑफ डेटा कंपैक्शन विच अप्रोच ऑफ बिल्डिंग डिक्शनरी इज यूज फॉर द प्रायर नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्रीक्वेंटली अकरिंग सिस्टम। तो ये स्टैटिक डिक्शनरी की बात कर रहा है, पहले से जो हमारे पास डेटा होता है, फिक्स डेटा होता है, उसको हम डिक्शनरी में फिल करते चले जाते हैं, तो इसी को स्टैटिक डिक्शनरी बोलते हैं। थोड़ा लेंथी सा स्टेटमेंट हो गया, कंफ्यूजिंग करने के लिए ऐसा बोल दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये स्टैटिक डिक्शनरी आप लोग समझ में आ जाएगा। फिक्स्ड होती है, इसमें हम पहले से पहले लेटर्स को रख लेते हैं, उनके आगे उनके कोड वर्ड लिख लेते हैं, फिर उसको यूज़ करते रहते हैं। स्टैटिक डिक्शनरी का देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, स्टैटिक डिक्शनरी क्या होती है, बताओ। स्टैटिक डिक्शनरी क्या होती है, तो परमानेंट होती है, बिल्कुल सही बात है, हम एक बार इसको बना लेते हैं, इसको बार बार यूज़ करते रहते हैं। फिर उसके बाद बी ऑप्शन भी इसका ठीक है, समटाइम्स अलाउइंग द एडिशन ऑफ स्ट्रिंग्स बट नो डिलीशन, इसमें डिलीट नहीं कर सकते हम, लेकिन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक होते हैं। जो एडेप्टिव होती है उसमें डिलीशन और एडिशन दोनों होता है, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा इसका, अलाउइंग फॉर एडिशंस एंड डिलीशंस, एडिशन डिलीशन दोनों नहीं होता है, हम केवल डिलीशन तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ न डिलीशन नहीं कर सकते, लेकिन एडिशन हम कर सकते हैं। स्टैटिक की बात कर रहे हैं। अब देखो एडेप्टिव आ गया आगे, तो एडेप्टिव डिक्शनरी, तो एडेप्टिव डिक्शनरी जब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती ना, तब एडेप्टिव डिक्शनरी काम करती है वहाँ पर। तो इसमें ए और सी ऑप्शन ठीक है, तो ए और सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि भैया होल्डिंग स्ट्रिंग्स प्रीवियसली फाउंड इन द इनपुट स्ट्रिंग, मतलब कि पहले अगर डेटा यूज़ हो चुका है, एनकोड हो चुका है, तो हम उसको एडेप्टिव डिक्शनरी में यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन ठीक हो गया, और इसका सी भी ठीक हो जाएगा। अलाउइंग फॉर एडिशन एंड डिलीशन, मतलब एडिशन भी हो जाता है, डिलीशन भी हो जाता है, इसमें केवल की बात नहीं है, नो डिलीशन ऐसा नहीं है, तो ए और सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये एडेप्टिव डिक्शनरी का ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन इसके ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जल्दी से। अब तो देखो टाइम कम है, तो जल्दी जल्दी से आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन देख लोगे ना अच्छा रहेगा, मुझे लगता है ये क्वेश्चन देख लोगे तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है इनसे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, LZ77, LZ78 आर द टू एल्गोरिथम्स पब्लिश्ड इन पेपर्स बाय अब्राहम लैम्पेल एंड जैकब जिव इन 1977 एंड 1978। तो ये लॉसलेस कंप्रेशन के लिए था। तो LZ77 और LZ77 ये लैम्पेल जिव के नाम से जानी जाती दो एल्गोरिथम है, इनको 1977 और 1978 रिस्पेक्टिवली में पेपर पब्लिश किया गया था, बाद में एल्गोरिथम बन गई। और किसके लिए बनाया गया था इनको, लॉसलेस कंप्रेशन के लिए इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डेफलेट एक टर्म यूज होता है, डेफलेट, तो डेफलेट जो होता है ना, LZ77 एल्गोरिथम और हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है, डेफलेट टर्म यूज होता है, ध्यान रखना, LZ77 और हफमैन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, LZ78 हैज कंप्रेशन बट वेरी डीकम्प्रेशन। तो देखो LZ77 में जो होता है स्लो कंप्रेशन होता है, LZ77 में स्लो कंप्रेशन होता है, बट जो डीकम्प्रेशन होता है वो फास्ट होता है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही बन सकता है। तो LZ78 टेक्निक में क्या होता है कि भाई जो हम कंप्रेस करते हैं तो वो तो स्लो होता है, लेकिन जब उसको डीकम्प्रेस करते हैं ना तो वो फास्ट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, compression packages which use an LZ77 based algorithms followed by a variable length कोडर आर। तो ये सारे के सारे हैं जो LZ77 एल्गोरिथम और वेरिएबल लेंथ एनकोडर यूज़ करते हैं। तो ये PK जिप होता है, एक टूल है, एक जिप टूल है, PNG फाइल फॉर्मेट है, तो LZ77 इनमें यूज़ होता है, ध्यान रखना। LZ77 के एग्जाम्पल हैं ये। तो LZ77 का एग्जाम्पल क्या हुआ, PK जिप, नॉर्मल जिप और पिंग PNG फाइल। तो ये हमारे LZ77 के एग्जाम्पल है। अब जैसा अगला क्वेश्चन है 25, LZW का एग्जाम्पल क्या है, GIF। LZW का एग्जाम्पल क्या है, GIF है, एक मॉडल यूज़ होता है वर्जन 42, ये भी LZW का एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किए थे, तो ध्यान रखना, इनको भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 26 देखिए, कोडिंग स्कीम दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ लॉन्ग रन्स ऑफ आइडेंटिकल सिंबल्स इस कॉल्ड, ये मूव टू फ्रंट कोडिंग होती है, MTF, मूव टू फ्रंट कोडिंग। मूव टू फ्रंट कोडिंग किसका पार्ट होती है, BWT। BWT क्या है, बरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म। तो बरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म में मूव टू फ्रंट कोडिंग यूज होती है, और ये आइडेंटिकल सिंबल्स के ऊपर काम करती है, मूव टू फ्रंट कोडिंग, ठीक है। क्वेश्चन 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टराइजेज अ क्वांटाइजर, क्वांटाइजर को कौन कैरेक्टराइज कर रहा है? तो ऑप्शन ए ठीक है। इसका देखिए क्या कह रहा है कि भैया क्वांटाइजेशन रिजल्ट्स इन ए नॉन रिवर्सेबल लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब क्वांटाइजर का मतलब ही होता है क्या? लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि लॉसी कंप्रेशन। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, वो कभी वापस नहीं लौट के आती है। 28 देखिए, द सेट ऑफ आउटपुट्स एंड इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ ए क्वांटाइजर कैन बी स्केलर और क्वांटाइजर वेक्टर। तो देखो जो क्वांटाइजर होते हैं दो तरह के होते हैं, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, दो तरह के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजर और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर होता है, तो इसमें क्या करेक्ट है? तो सारे ऑप्शन इसमें ठीक दे रहा है। एक बार जल्दी से इनको देख लीजिए ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। क्या है कि भैया ये यूनिफॉर्म क्वांटाइजर की बात कर रहा है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वांटाइजर इज द यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ऑप्शन, ऑल इंटरवल्स आर द सेम साइज इन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर द टू आउटर। जो लास्ट वाले जो होते हैं ना, जैसे मान लो ये है जैसे ये करके, तो देखो बीच वाले तो ये तो सारे बराबर हैं, लेकिन ये देखो ये तो बाहर का है ना, आउटर है, इसको छोड़ दो दो को, तो आउटर वालों को छोड़ दो, बाकी सब बराबर होंगे। और सी देखिए क्या है, ऑल डिसीजन बाउंड्रीज आर स्पेस्ड इवनली। बस तो ये सारे हमारे यूनिफॉर्म के हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए जल्दी से, इफ ए जीरो इज असाइंड ए डिसीजन लेवल देन व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वांटाइजर। तो इसको मिड राइज बोलते हैं, मिड राइज देखो, मिड राइज और मिड ट्रेड इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन बन जाए। तो इफ ए जीरो इज असाइंड ए डिसीजन लेवल, अगर डिसीजन लेवल को जो है जीरो असाइन कर दिया गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मिड राइज क्वांटाइजर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे आ रहा है, मिड ट्रेड आ गया। इफ ए जीरो इज असाइंड ए क्वांटाइजेशन लेवल, तो देखो अगर क्वांटाइजेशन लेवल को जीरो असाइन किया गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे? मिड ट्रेड। इसको क्या बोलेंगे? मिड ट्रेड, ठीक है। तो समझ रहे हैं, अगर क्वांटाइजेशन लेवल पर जीरो मिल रहा है तो उसको मिड ट्रेड बोल रहे हैं, और अगर डिसीजन लेवल पर मिल रहा है तो उसको मिड राइज बोल रहे हैं। तो डिसीजन लेवल मिड राइज और क्वांटाइजेशन लेवल मिड ट्रेड, ध्यान रखना इन दोनों क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32, द मेन अप्रोचेज टू अडेप्टिंग द क्वांटाइजर पैरामीटर्स। तो देखो ये दोनों टेक्निक इसमें यूज होती हैं। एंड ऑफलाइन फॉरवर्ड अडेप्टिव, देखो फॉरवर्ड अडेप्टिव को ऑफलाइन बोला जाता है, ध्यान रखना थोड़ा सा उल्टा है। फॉरवर्ड अडेप्टिव को ऑफलाइन बोला जाता है और बैकवर्ड अडेप्टिव को ऑनलाइन बोला जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसको आप ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड अडेप्टिव का मतलब ऑफलाइन और बैकवर्ड अडेप्टिव का मतलब ऑनलाइन। ये दो अप्रोच हैं जो क्वांटाइजर में यूज होती हैं। यूनिफॉर्म क्वांटाइजर क्वेश्चन आ गया देखो 33, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर इज आल्सो कॉल्ड एज, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर को क्या बोलते हैं? मिड राइज, ध्यान रखना देखो बच्चों, इसको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म क्वांटाइजर को क्या बोलते हैं? मिड राइज क्वांटाइजर बोलते हैं, ठीक है ना, मिड राइज क्वांटाइजर। किसको? यूनिफॉर्म क्वांटाइजर को। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑडियो वीडियो रेफर्स टू एन ऑन डिमांड रिक्वेस्ट फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल्स स्ट्रीमिंग स्टोर। तो ऑन डिमांड की बात करते हैं, स्ट्रीमिंग, जैसे हम स्ट्रीमिंग करते हैं ना, तो ये टर्म यहाँ पर यूज होगा, स्ट्रीमिंग स्टोर्ड, इसको ध्यान रखना। तो 35 क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम सैम्पलिंग रेट इज कॉल्ड, इसको निक्विस्ट रेट बोलते हैं, निक्विस्ट रेट। ये वैसे क्वेश्चन देखो शायद ना आए, लेकिन फिर भी एक बार आप याद रख सकते हो, द मिनिमम सैम्पलिंग रेट इज कॉल्ड निक्विस्ट रेट, एक बार याद रख सकते हैं हम इसको, क्योंकि थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है हमारे सब्जेक्ट से। हाँ 36 क्वेश्चन, विच इज़ अ क्वांटाइजेशन प्रोसेस। तो विच इज़ अ क्वांटाइजेशन प्रोसेस, तो इनमें से देखो कौन सी जो है क्वांटाइजेशन प्रोसेस है। तो इसमें राउंडिंग भी होती है, ट्रंकेशन भी होती है, ये दोनों की दोनों हमारी क्वांटाइजेशन प्रोसेस कहलाती हैं। राउंडिंग एंड ट्रंकेशन, राउंडिंग करना एंड ट्रंकेशन करना, दोनों की दोनों क्वांटाइजेशन प्रोसेस कहलाती हैं। 37 क्वेश्चन देखिए, क्वांटाइजेशन इज अ नॉन लीनियर और रिवर्सिबल। नॉन लीनियर भी होती है ये और रिवर्सिबल भी होती है। रिवर्सिबल इस तरह से होती है कि भैया जो कुछ डेटा लॉस हो जाएगा, रिवर्स तो हो जाएगी, लेकिन कुछ डेटा परमानेंटली लॉस हो जाता है क्वांटाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर क्वांटाइजर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर क्वांटाइजर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेक्टर क्वांटाइजर क्या दे रखा, देखो क्वेश्चन नंबर इसका 38 का सी बता रखा आंसर क्या है कि मल्टीपल इनपुट सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वन क्वांटाइजेशन इंडेक्स। बिल्कुल सही बात है, हम इसको पहले पढ़ ही चुके हैं कि ये होता है क्या एक्चुअली। देखो ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, इनको हम रेंज बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, 1.2 1.3, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3, सबको बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन उनको हम वैल्यू एक ही असाइन करेंगे, क्या? 1.5। तो बहुत सारी वैल्यूज़ को एक सिंगल वैल्यूज क्वांटाइजेशन इंडेक्स हम दे देते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है वेक्टर क्वांटाइजेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वेक्टर क्वांटाइजेशन इज रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो उसका एक रीजन बता रखा है इन्होंने कि भैया प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में वेक्टर क्वांटाइजेशन रेयरली यूज होता है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये दे रखा है इन्होंने, क्या है कि द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन पर्टिकुलर फॉर द एनकोडिंग इज मच हायर देन इन अदर स्केलर क्वांटाइजेशन एंड ए लार्ज कोड बुक नीड्स टू बी स्टोर। मतलब लार्ज कोड बुक होती है इसमें, और इसका जो
जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो स्केलर क्वांटाइजेशन से ज़्यादा होती है। तो इस केस में लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इनका कम यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर द एडवांटेज ऑफ वेक्टर क्वांटाइजेशन ओवर स्केलर। अब देखो वेक्टर का स्केलर के ऊपर क्या बेनिफिट्स हैं, तो दो तीन देख लीजिए जल्दी से। इनको क्या कह रहे हैं ये कि भैया वेक्टर क्वांटाइजेशन कैन लोअर द एवरेज डिस्टॉर्शन। देखो एवरेज डिस्टॉर्शन ये थोड़ा सा कम कर देगा विद द नंबर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लेवल्स हेल्ड कांस्टेंट। तो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा कम कर देता है ये, एक बेनिफिट हो गया इसका। दूसरा बेनिफिट किसका, वेक्टर क्वांटाइजेशन का, किसके ऊपर, स्केलर क्वांटाइजेशन के ऊपर। दूसरा बेनिफिट क्या बता रहा है कि वेक्टर क्वांटाइजेशन कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लेवल्स व्हेन डिस्टॉर्शन इज हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है ना, तो एक ऑप्शन ये हो गया कि भैया जो जो नंबर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लेवल्स हैं उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेगा। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि वेक्टर क्वांटाइजेशन इज ऑल्सो मोर इफेक्टिव देन स्केलर क्वांटाइजेशन व्हेन द सोर्स आउटपुट वैल्यूज आर नॉट कोरिलेटेड। जब सोर्स आउटपुट वैल्यूज कोरिलेटेड नहीं होती हैं तब वेक्टर क्वांटाइजेशन स्केलर के ऊपर अच्छा काम करता है। तो कुछ स्टेटमेंट्स आप ध्यान रख सकते हो। अब देखो एलबीजी एल्गोरिथम आ गई। एलबीजी कौन सी एल्गोरिथम है, लिंडे, बूजो, ग्रे, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस एल्गोरिथम को बनाया था। ये वेक्टर क्वांटाइजेशन में यूज होती है, लॉसी कंप्रेशन में काम आता है इसका। बस, तो किसके साथ काम आता है इसका, वेक्टर क्वांटाइजेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। वेक्टर क्वांटाइजेशन इज यूज्ड इन, तो वेक्टर क्वांटाइजेशन कहाँ पर यूज होती है, तो स्पीच कोडिंग में यूज होती है। ध्यान रखना वेक्टर क्वांटाइजेशन को आप रिलेट कर सकते हो किससे, स्पीच कोडिंग से, लॉजी टाइप का डेटा। ओके, एलबीजी एल्गोरिथम यूज होती है। तो 43, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सैंपल इनटू डिस्क्रीट फॉर्म, इसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। एनालॉग सैंपल्स को डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन विच पीसीएम प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट इज डन। तो देखो ये सीक्वेंस है कि भैया हम जब ये काम करते हैं तो किस तरह से, किस ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले हम सैम्पलिंग करते हैं, फिर क्वांटाइजिंग करते हैं, फिर एनकोडिंग करते हैं बाद में। सबसे पहले सैंपल बनाएंगे, फिर क्वांटाइज करेंगे उनको। ठीक है, क्वांटाइज करने का मतलब है कि रेंज दे दें, रेंज देना है उनको, और फिर लास्ट में हम क्या देंगे, एनकोडिंग देंगे। सैम्पलिंग का मतलब कि हम स्टेप्स बना लेंगे, सैम्पलिंग कर लेंगे, फिर उनको हम वैल्यूज असाइन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में एनकोड कर देंगे। तो तीन प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो पहले सैम्पलिंग, फिर क्वांटाइजिंग एंड देन एनकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए जल्दी से। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द एनवलप ऑफ नैरो बैंड नॉइज, तो ये गॉसियन फंक्शन होता है, इसको ध्यान रखना, गॉसियन फंक्शन इसको यूज होता है इसके लिए। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके लिए, नैरो बैंड नॉइज के लिए। नैरो बैंड नॉइज के लिए कौन सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज होता है, गॉसियन फंक्शन यूज होता है। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है आपके। 46 क्वेश्चन देखिए जल्दी से। विच मॉडल इज नोन एज इग्नोरेंस मॉडल। तो देखो इग्नोरेंस मॉडल का एक ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, प्रोबेबिलिटी मॉडल। प्रोबेबिलिटी मॉडल को ही क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस मॉडल बोलते हैं। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी मॉडल को ही क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस मॉडल बोलते हैं। 47 क्वेश्चन देखिए। शैनन्स थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड नॉइसलेस कोडिंग थ्योरम। शैनन थ्योरम को क्या बोलते हैं, नॉइसलेस। ठीक है, नॉइसलेस बोलते हैं इसको, नॉइसलेस कोडिंग थ्योरम इसको बोलते हैं। लॉसलेस कंप्रेशन में इसका यूज होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। ट्रांसफॉर्म कोडिंग, वेक्टर क्वांटाइजेशन आर एग्जांपल्स ऑफ। देखो ट्रांसफॉर्म कोडिंग, वेक्टर क्वांटाइजेशन, देखो क्वांटाइजेशन टर्म जब जुड़ गया साथ में तो आपको बस आंख बंद करके लगा देना, लॉजी कंप्रेशन। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटाइजेशन, स्केलर क्वांटाइजेशन, कोई भी हो, एलबीजी एल्गोरिथम, जयंत क्वांटाइजर, ये जैसे वर्ड आएगा ना समझ लो लॉजी कंप्रेशन है। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। स्पेस, फिल इन द स्पेस। तो रन लेंथ एनकोडिंग। ठीक है, रन लेंथ एनकोडिंग क्या कर रही है भैया, इसको थोड़ा नीचे कर लें। रन लेंथ एनकोडिंग क्या कर रही है, रन लेंथ एनकोडिंग इज नॉर्मली यूज फॉर द डेटा जनरेटेड बाय स्कैनिंग एंड डॉक्यूमेंट्स लाइक फैक्स मशीन, टाइप राइटर्स। तो याद रखना, फैक्स मशीन हुए, टाइप राइटर्स हुए, तो ये इनसे आप रिलेट कर सकते हैं कि उसको रन लेंथ एनकोडिंग को ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का डी ऑप्शन हो गया। और देखिए एक्सपेंशन ऑफ एलजेड। एलजेड की फुल फॉर्म क्या है, एलजेड की फुल फॉर्म बताइए, लैम्पेल्जिव। ध्यान रखना, अभी पढ़ा था ना हमने, लैम्पेल्जिव। लैम्पेल्जिव 77, लैम्पेल्जिव 78, लैम्पेल्जिव वेल्क। ये देखो अगला क्वेश्चन आ गया और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ एलजेड, एलजेड डब्ल्यू कोडिंग। तो एलजेड डब्ल्यू कोडिंग की एक्सपेंशन क्या है, लैम्पेल। लैम्पेल, एल फॉर लैम्पेल, जेड फॉर जिव और डब्ल्यू फॉर वेल्क। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एल्गोरिथम को बनाया था, लैम्पेल, जिव, वेल्क। और ये किसके लिए यूज़ होती है, ये होती है लॉसलेस कंप्रेशन में इसका यूज़ होता है। तो इस तरह से हमने देखो 51 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब एक वीडियो में भी और बनाने वाला हूँ। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे, तो आपको टोटल 200 क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि इनको आप कर लेते हो तो बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो परसों आपका पेपर है, कल, हाँ परसों पेपर है, तो प्लीज़ देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।